हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्वाइन फॉर आर्ट्स में। आज हम जानेंगे कक्षा 12वीं के इतिहास का 5वां अध्याय यात्रियों के नज़रिए से। इस लेसन में हमें क्या जानना है, सबसे पहले ये आवश्यक है जानना। तो इस लेसन में, जैसा कि नाम है इस लेसन का, यात्रियों के नज़रिए से, इसमें हम 10वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के मध्य में जितने भी यात्रियों ने यात्रा किया है उन यात्रियों के बारे में जानेंगे। उन्होंने हमारी संस्कृति को जिस रूप में देखा, उनका जो नज़रिया था हमारी संस्कृति को देखने का, समझने का, उनके नज़रिए को जानेंगे और अंततः जानेंगे कि उन्होंने हमारी संस्कृति की तुलना अपनी संस्कृति के साथ किस प्रकार की। इस अध्याय में 3 यात्रियों के बारे में जिक्र किया गया है, अल-बिरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर के बारे में। इस लेसन को आसान बनाने के लिए मैंने नोट्स का सहारा लिया और आशा करता हूं कि ये आपके लिए बेहतर साबित हो। आप स्क्रीन शॉट लेकर भी इस नोट्स को रख सकते हैं ताकि आगे एग्ज़ाम के वक्त आसानी हो आपको जानने में, समझने में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को। तो शुरू करते हैं ये लेसन यात्रियों के नज़रिए से और जानते हैं कि इस लेसन में क्या क्या हमें पढ़ना है, जानना है। तो आइए शुरू करते हैं लेसन यात्रियों के नज़रिए से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लेसन में 3 यात्रियों के बारे में हमें जानना है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अल-बिरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर के बारे में। अगर हम इस लेसन में इनके कंटेंट्स को अलग करें तो यहाँ पर साफ साफ हमें नज़र आ रहा है कि अल-बिरूनी के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है, इब्न बतूता के बारे में हमें क्या जानना है और फ्रांसवा बर्नियर के बारे में हमें क्या जानना है। अगर हम अल-बिरूनी की बात करें तो सबसे पहले हम जानेंगे किताबुल हिंद, जो उनके द्वारा लिखित एक अरबी किताब है। उसमें उन्होंने हमारी संस्कृति के बारे में लिखा है। इसके बाद हम जाति व्यवस्था के बारे में जानेंगे, संस्कृतवादी परंपरा, जो उनका नज़रिया था हमारी संस्कृति को देखने का, जाति व्यवस्था का, उसके बारे में हमें जानना है। फिर हम चलेंगे इब्न बतूता पे, हम जानेंगे रिहला, जो उनका यात्रा वृतांत है। हम जानेंगे किस प्रकार से, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनकी जिज्ञासा जो है उन्हें हुई भारत आने के बाद। उन्होंने नारियल और पान के बारे में क्या क्या कहा, उन्होंने भारतीय शहर को किस प्रकार से प्रस्तुत किया है। इसके अलावा हमारी संचार प्रणाली के बारे में उन्होंने क्या कहा और यहाँ पर दासी, सती और श्रमिकों के बारे में उनका क्या नज़रिया था और उनके हिसाब से इनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता था, इसके बारे में हमें जानेंगे। इसके अलावा फ्रांसवा बर्नियर की बात करें तो इन्होंने पूर्व और पश्चिम की तुलना की, अर्थात ये जहाँ से आए थे उन्होंने वहाँ की तुलना की हमारी संस्कृति के साथ। इसके अलावा भारतीय भूमि स्वामित्व पर भी प्रश्न उठाए उन्होंने, इसके बारे में भी हमें जानकारी मिलेगी। इसके बाद एक जटिल सामाजिक सच्चाई, जो अंतिम टॉपिक है, हम जानेंगे कि वास्तविक में हमारा समाज किस प्रकार का था, हम समाज में किस प्रकार रहते थे, स्त्रियों की दशा क्या थी। तो अलग अलग प्रकार की चीज़ें या बातें हमें जानने को मिलेगी। तो इन 3 यात्रियों के अलग अलग टॉपिक्स को एक साथ करके बताने की कोशिश की है मैंने, सबका बांटा हुआ है यहाँ पर देखोगे आप। तो हम बारी बारी से जानेंगे, पहले अल-बिरूनी के बारे में, फिर इब्न बतूता के बारे में और फिर अंततः फ्रांसवा बर्नियर के बारे में, और फिर इस लेसन को हम कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अल-बिरूनी के बारे में। जानते हैं हम अपने पहले यात्री अल-बिरूनी के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे इनका जीवन परिचय और उसके बाद हम बारी बारी से जानेंगे इस लेसन में इनसे जुड़े जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब के बारे में। तो सबसे पहले जीवन परिचय की अगर हम बात करें तो 973 ईस्वी में अल-बिरूनी का जन्म उज़्बेकिस्तान के एक शहर ख्वारिज़्म में हुआ था। इनका जन्म एक शिक्षित परिवार में हुआ और इन्होंने वहाँ के सबसे उच्चतम शिक्षा को भी प्राप्त किया। अगर हम इनके भाषाई ज्ञान के बारे में बात करें तो सीरियाई, हिब्रू भाषा, संस्कृत भाषा और फ़ारसी भाषा का इन्हें ज्ञान था। मूल रूप से अरबी थे ये। 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी, जो गजनी का शासक था, उसके द्वारा ख्वारिज़्म पर आक्रमण किया गया और वहाँ से बहुत सारे विद्वानों को बंधक बनाकर गजनी ले जाया गया, जिसमें अल-बिरूनी भी शामिल थे। धीरे धीरे गजनी
स्थान अल-बिरूनी को पसंद आने लगा और अपनी मृत्यु तक ये इसी स्थान पर रहे। 18वीं शताब्दी में जब भारत के प्रति इनकी जिज्ञासा बढ़ी, जब इनका संपर्क पंजाब के विद्वानों के साथ हुआ, पंडितों के साथ हुआ, तो भारत की संस्कृति को जानने की इच्छा इनके मन में प्रबल हुई और धीरे धीरे इन्होंने वहाँ के पंडितों से, पंजाब के पंडितों से संस्कृत भाषा का ज्ञान लिया और फिर संस्कृत में लिखे हमारे जितने भी किताब हैं उसको अरबी भाषा में उन्होंने अनुवाद किया। इनके अनुसार संस्कृत सबसे मुश्किल भाषाओं में से एक था। 18वीं शताब्दी तक इनके किताबों को पढ़ा नहीं जा सका, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया, हम भारतीय लोग यात्रा वृत्तांतों को पढ़ने लगे, यात्रियों द्वारा लिखित किताबों को पढ़ने लगे, तो धीरे धीरे अल-बिरूनी के किताबों के बारे में भी हमें जानना जो है शुरू किया और हमने जाना कि उनका जो नज़रिया था हमारे देश को देखने का, हमारी संस्कृति को देखने का, वो किस प्रकार से था। तो इनकी किताब की बात अगर हम करें तो किताबुल हिंद इनके द्वारा लिखा गया, ये फर्स्ट टॉपिक है आपके जो है अल-बिरूनी का। तो जानते हैं किताबुल हिंद एक ग्रंथ है और इसमें अगर हम जानकारी की बात करें तो भारतीय संस्कृति से जुड़े हर एक प्रकार की जानकारी इसमें उपलब्ध है, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो दर्शन हो, त्योहार हो, कीमिया हो। अगर हम कीमियों की बात करिए, 1 नंबर के क्वेश्चन में बोर्ड के एग्जाम में आता है कीमिया का, हम जो केमिकल सब्सटेंसेस बोलते हैं, रासायनिक पदार्थ के बारे में बात करते हैं, तो कीमिया का अर्थ होता है रासायनिक पदार्थों के बारे में जानकारी लेना। चिकित्सा से संबंधित हो, सामाजिक दशा हो, मापन प्रक्रिया हो, भार तौल हो, खगोल विज्ञान हो, वास्तुकला है, मूर्ति कला है, इन सब के बारे में किताबुल हिंद में हमें जानकारी मिलती है। इनका लेखन जो है वो 80 अध्याय में किया गया है और बड़ी ही विशिष्ट शैली के साथ इस किताब को लिखा गया है। इसमें सबसे पहले एक प्रश्न है, अगर जैसे मान लो कि हमें धर्म के बारे में जानना है तो धर्म से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है जो टाइटल है, उसके बाद उसका उत्तर है। वही उत्तर जानकारी के रूप में हमें प्रदान की गई है और अंत में हमारी संस्कृति की तुलना, हमारे धर्म की तुलना अरबी धर्म के साथ या उनकी अपनी संस्कृति के साथ उन्होंने जो है की है। तो प्रश्न के माध्यम से अध्याय की जानकारी हमें मिली है। इसके लेखन में अरबी भाषा का प्रयोग है, अर्थात किताबुल हिंद को अरबी भाषा में लिखा गया है। प्रश्नों का वर्णन है, संस्कृतवादी परंपराओं के अनुसार जो है उत्तर का वर्णन किया, प्रश्न का वर्णन किया गया है उत्तर के रूप में। अंत में भारतीय संस्कृति का अरबी संस्कृति से तुलना की गई है। इसके अनुसार उन्होंने कहा है या उन्होंने इंकित किया है कि भारतीय संस्कृति में किन किन बातों का सुधार आवश्यक है। तो किताबुल हिंद के बारे में हमें जानकारी इस प्रकार से मिलती है। संस्कृतवादी परंपरा की अगर हम बात करें तो इस टॉपिक में हम जानेंगे कि अल-बिरूनी को भारतीय संस्कृति को समझने में किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ा, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अल-बिरूनी ने भारतीय संस्कृति की तुलना की अपनी संस्कृति के साथ, अर्थात एक ऐसी संस्कृति जिससे वो परिचित था। जाहिर सी बात है कि अगर हम भी कहीं किसी और समाज में जाते हैं, किसी और देश जाते हैं, किसी और स्थान जाते हैं और वहाँ पे जो उनकी संस्कृति है उसको देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि यार हमारी संस्कृति में तो इस प्रकार से नहीं होता था या हमारी संस्कृति कुछ ना कुछ भिन्न है। अच्छा, ऐसा कहने का अर्थ है कि हम कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति की तुलना कर रहे हैं सामने वाले की संस्कृति के साथ। तो अल-बिरूनी ने जब भारतीय संस्कृति से तुलना की तो उन्होंने अपने देश अरबी या फिर हम कह सकते हैं कि फारस की संस्कृति के साथ उन्होंने तुलना की। अध्ययन में बाधाओं की बात करें हम कि जब भी हम किसी की संस्कृति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो बाधा स्वरूप हमारे सामने आता है, परेशानी के रूप में हमारे सामने आती हैं। तो भाषा जो अल-बिरूनी के इस टॉपिक में है, भाषा, धर्म और अभिमान, ये 3 बाधाओं का सामना करना पड़ा भारतीय संस्कृति को जानने में अल-बिरूनी को। अगर हम सबसे पहले बात करें भाषा की तो अल-बिरूनी का कथन है कि यहाँ की भाषा थी संस्कृत और संस्कृत एक जटिल भाषा है। इसको जानना, इसको समझना, इसे अनुवाद करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस वजह से भाषा उसके लिए, संस्कृत भाषा उसके लिए बहुत ही मुश्किल था और शायद यही बात थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय संस्कृति को नहीं जान पाए। इसे अरबी और फ़ारसी में अनुवाद करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था संस्कृत भाषा को। तो भाषा किसी के लिए भी
मुश्किल होता है सामने वाले को जानने का। अगर हम सामने वाले को इमोशन को समझने के लिए हमें भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। तो अलबिरूनी के लिए संस्कृत भाषा एक बाधा थी यहाँ की संस्कृति को समझने के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे धर्म की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पर कई प्रकार के धर्म हैं और हर धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। तो अलबिरूनी के समक्ष एक और परेशानी थी, वो थी धर्म से जुड़ी हुई। अलबिरूनी किसी एक धर्म के बारे में अगर लिखता था तो सामने उसके लिए एक दूसरा धर्म था जिनकी परंपराएं अलग थी, जिनके नियम कानून अलग थे। तो इतने धर्मों के बारे में जानना समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। चूँकि एक से अधिक धर्म है हमारे भारत में, इसीलिए इन सब के मान्यताओं को समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो और जैसा कि अलबिरूनी के लिए भी था, तो ये कारण था संस्कृति को समझने का। इसके अलावा अभिमान मन में उत्पन्न होने वाली एक भावना है। जब लोगों को ये पता चला कि अलबिरूनी हमारी संस्कृति के बारे में लिख रहे हैं और हमारी संस्कृति की तुलना अपने देश की संस्कृति के साथ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को निम्न बता रहे हैं, छोटा बता रहे हैं, तुच्छ बता रहे हैं, लोगों के अंदर का जो अभिमान है वो जाग उठा। अलबिरूनी को अब जानकारियाँ कम मिलने लगी लोगों से, क्योंकि लोगों के समक्ष अपने देश के प्रति जो अभिमान है, जो गौरव है, वो सामने आ जाता था, जिसकी वजह से कोई भी अलबिरूनी को किसी भी प्रकार की जानकारी देने से कतराते थे। ये एक कारण था कि वो हमारी संस्कृति को ज़्यादा नहीं समझ पाए। जाति व्यवस्था की अगर हम बात करें तो अलबिरूनी ने भारतीय समाज को एक संगठित रूप में बताया है। उन्होंने भारतीय जाति व्यवस्था की तुलना फारस के जाति व्यवस्था से की है। उनके अनुसार फारस में जाति वर्गों में विभाजित था। फारस की जो सामाजिक स्थिति थी वो वर्गों में विभाजित थी और भारत वर्णों में विभाजित थी। अगर हम वर्ग की बात करें तो फारस में शासक, घुड़सवार, पुरोहित और किसान, ये 4 वर्ग थे जिनके माध्यम से पूरा का पूरा देश चलाया जाता था या चलता था। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उनके अनुसार, जैसा कि उन्होंने आप अपने किताब में भी देखोगे कि लिखा हुआ है कि ब्राह्मण का जो जन्म है वो ब्रह्मा के जो है मस्तिष्क से हुआ है, क्षत्रिय का जो है वो बाजू से, वैश्य का कमर से और शूद्र का जो है वो पाँव से। तो इन वर्णों के हिसाब से भारतीय सामाजिक व्यवस्था को, जाति व्यवस्था को बुना गया है। परिणाम ये है कि सामाजिक अंतर बहुत ही ज़्यादा व्याप्त है, क्योंकि यहाँ पर धार्मिक रूप से भी अलगाववाद है और जाति में भी वर्ण जैसे विचार जो हैं उनको रखा गया है। अस्पृश्यता, छुआछूत जैसे चीज़ों को भी यहाँ पर जो है रखा जाता है और जिसकी वजह से यहाँ के जो समाज है, जो लोग हैं, वो कहीं न कहीं एक दूसरे से भिन्न हैं। इसके अलावा वेदों और ब्राह्मणीय पद्धति के कारण भी सामाजिक भिन्नताएं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर व्याप्त है। तो अलबिरूनी ने भारतीय जाति व्यवस्था के बारे में इतना कुछ बताया है। तो अलबिरूनी का जो टॉपिक है आपके इस लेसन का वो ख़त्म होता है। अब हम जानेंगे जो नेक्स्ट हमारे यात्री हैं, जो अगले यात्री हैं हमारे, उनका नाम है इब्न बतूता, उनके बारे में और इस लेसन में जितने भी उनसे जुड़े कंटेंट हैं उसके बारे में। तो शुरू करते हैं इब्न बतूता के बारे में जानकारी। जानते हैं हम अपने दूसरे यात्री इब्न बतूता के बारे में। एक आरंभिक विश्व यात्री के रूप में इब्न बतूता जाने जाते हैं। इनका जन्म मोरक्को में तंजीर में हुआ। तंजीर नामक एक शहर है मोरक्को में, वहाँ हुआ और एक बड़े ही शिक्षित परिवार में इनका जन्म था। अपने शिक्षा, अपने ज्ञान को अर्जित करने के लिए इन्होंने जो तरीका अपनाया वो था यात्रा। इनका कहना था कि यात्रा के दौरान जब हम रूबरू होते हैं किसी संस्कृति के साथ, जब हम समक्ष आते हैं किसी संस्कृति के, तो एक्चुअल में हमें ज्ञान प्राप्त होता है और एक्चुअल में हम समझ पाते हैं उस संस्कृति को, वास्तविक रूप से हम समझ पाते हैं उस संस्कृति को। इनकी जो यात्रा वृतांत है तंजीर से निकलने से लेकर और वापस तंजीर पहुंचने तक, उसे नाम दिया गया है रिहला। इसका शाब्दिक अर्थ होता है यात्रा वृतांत। मूल रूप से इस्लामिक थे
और ये यात्रा वृतांत जो है इनका ये अरबी भाषा में लिखा गया था। शरिया को मानने वाले थे, अर्थात पैगंबर मोहम्मद की बातों को, विचारों को मानने वाले थे। अगर हम इसकी बात करें, इनकी बात करें, तो इन्होंने भारत आने से पहले सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान आदि की हम कह सकते हैं कि इन्होंने यात्रा की और वहाँ की संस्कृति को समझा। 1333 ईस्वी में जब ये सिंध के नज़दीक पहुँचे, भारतीय संस्कृति से रूबरू हुए, वहाँ के दिल्ली के सुल्तान के बारे में सुना, तो उनसे प्रभावित होकर वो भारत आने की उन्होंने जो है इच्छा अपनी जाहिर की। और 1334 में दिल्ली पहुँचे। तुगलक जो उस समय के मोहम्मद बिन तुगलक जो उस समय के शासक थे हमारे, तो उनके समक्ष पहुँचे, उन्हें भेंट स्वरूप वस्तुओं प्रदान की। उससे प्रभावित होकर, उनके ज्ञान से प्रभावित होकर जो तुगलक है उन्होंने उन्हें काजी के पद पर नियुक्त कर दिया अपने यहाँ 1334 में। किसी गलतफहमी की वजह से बाद में उन्हें कारावास में डाल दिया गया इब्न बतूता को, लेकिन बाद में असलियत पता चलने पर उन्हें वापस कारावास से मुक्त किया गया और उन्हें फिर राजदूत का पद प्रदान किया गया। 1342 ईस्वी में उन्हें चीन की यात्रा के लिए भेजा गया, लेकिन चीन जाने से पहले उन्होंने श्रीलंका, म्यांमार, लक्षद्वीप और हमारे देश के अलग अलग हिस्सों की यात्रा की। और अंत में जो है 1347 में चीन से वापस वो अपने घर मोरक्को, तंजीर पहुँचे और वहीं उनकी मृत्यु हुई। तो इस प्रकार से इनका जीवन परिचय है। अब हम जानेंगे इब्न बतूता से जुड़े हुए इस लेसन में जितने भी कंटेंट हैं उनको बारी बारी से जानते हैं और उनको समझते हैं। आगे बढ़ाते वीडियो को जानते हैं कि इब्न बतूता ने भारतीय शहर के बारे में क्या कहा, नारियल और पान के बारे में इनका क्या कथन था, और यहाँ के सामाजिक स्थिति अर्थात दासी, स्त्री और श्रमिकों के बारे में इनका क्या कथन था। सबसे पहले हम जानते हैं भारतीय शहर के बारे में। भारतीय शहर की बात करें तो इनके अनुसार भारतीय शहर संसाधनों से परिपूर्ण था, अर्थात मानव के दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी की सारी वस्तुएं प्राप्त होती थी बाज़ारों से। इसके अलावा बाज़ार का वर्णन इन्होंने किया है कि भारतीय शहर जो है या जो बाज़ार है वो भीड़ भाड़ वाली सड़कों से भरा होता है। इसके अलावा यहाँ की बाज़ारें रंगीन है। दिल्ली को एक विशाल आबादी वाला शहर बताया इन्होंने। इसके अलावा दौलताबाद जो महाराष्ट्र में है और दिल्ली से इसकी तुलना की गई है, उस स्थान को भी इन्होंने दिल्ली के समक्ष बताया है कि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है और यहाँ की बाज़ारें बहुत ही रंगीन हैं। बाज़ार को वस्तु विनिमय का एक प्रमुख स्थल माना गया है। मेरे ख्याल से वस्तु विनिमय का अर्थ आपको पता होगा, नहीं तो जान लेते हैं हम। वस्तु विनिमय का अर्थ होता है कि पहले ये एक व्यापारिक गतिविधि होती थी जिसमें हम एक वस्तु के बदले हम दूसरा वस्तु प्राप्त करते थे। तो बाज़ार जो है वो वस्तु विनिमय का एक प्रमुख स्थल है। यहाँ मंदिर और मस्जिद की भी उपलब्धता है। इसके साथ साथ यहाँ पर नृतकों, गायकों और संगीतकारों का भी स्थल बनाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें शहरी संपत्ति की, तो शहरों में जो संपत्ति है वो गांव के अधिशेष से प्राप्त किया जाता था। अधिशेष समझ लेते हैं हमने मान लो कि कृषि किया और कृषि में हमने तय किया कि हमारा जो उत्पादन है वो हर वर्ष इतना होगा, लेकिन किसी वर्ष उस उत्पादन से अधिक होता है, तो जो बीज का जो शेष है, जो बीज की जो वस्तु है उसको अधिशेष के रूप में माना जाता है और वो संपत्ति होती है राजकीय। अर्थात शहरों की जो संपत्ति थी वो गांव के अधिशेष पर निर्भर करता था, वहीं से वो संपत्ति अर्जित करते थे। इसके अलावा किसान खेती करते थे और बड़े पैमाने पर खेती करने का कारण ये था कि यहाँ की मिट्टी, चूँकि नदी किनारा होता था, तो यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती थी। इसी वजह से कृषि यहाँ हमेशा बेहतर माना गया है और इब्न बतूता के हिसाब से भी कृषि यहाँ का बहुत ही अव्वल था। इसके अलावा व्यापारिक मार्गों की कमी नहीं थी। भारतीय व्यापारियों का बाहरी व्यापारी, एशियाई, यूरोपीय और अफ्रीकी देशों के व्यापारियों के साथ संबंध था। इसके अलावा भारतीय बाज़ार में जो है सूती वस्त्र, महीन मलमल के कपड़े, रेशम, साटन आदि भी उपलब्ध थे। मलमल के कपड़े जो हैं वो कुलीन वर्ग की पहचान के रूप में इन्होंने बताया है, अर्थात कि जो व्यक्ति
उस मलमल के कपड़ों को धारण करता है वस्त्र के रूप में, वो कुलीन वर्ग से संबंधित हो सकता है। तो इस प्रकार से उन्होंने एक पैमाना बनाया है। इसके अलावा नारियल और पान के बारे में भी इन्होंने कहा है। आपको किताब में अगर आप देखोगे तो पहले हम कह सकते हैं कि पेज पे ही आपको नारियल और पान का चित्र बना हुआ है। तो उन्होंने बताया है कि एक काष्ठ फल है, और पान के बारे में बताया है कि एक औषधीय पत्ता है। इसके अलावा नारियल के बारे में उन्होंने नारियल को जो है मानवीय खोपड़ी की तरह अंकित किया है, और पान को उन्होंने खाने का तरीका बताया है। तो बड़े ही अचंभित होकर नारियल और पान की चर्चा की है उन्होंने, आप किताब से जान सकते हो। जानते हैं इब्न बतूता द्वारा संचार प्रणाली के बारे में जो लिखित है इस किताब में, उसके बारे में उन्होंने भारतीय संचार प्रणाली को किस प्रकार से व्यक्त किया है। उनके अनुसार भारतीय संचार प्रणाली विश्व की सर्वश्रेष्ठ संचार प्रणालियों में से एक थी, और वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे यहाँ की संचार प्रणाली से। उन्होंने जिक्र किया है कि जब वो सिंध से दिल्ली पहुँचे तो उन्हें 50 दिन का समय लगा, लेकिन अगर संचार की बात करें, मैसेज की बात करें, किसी संदेश की बात करें, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ 5 दिनों में पहुँचाया जाता था सिंध से दिल्ली। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी, जिसके अनुसार उनका कहना है कि ये बहुत ही कम समय लिया जाता था, दहाई समय लिया जाता था एक संदेश को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचने में। इनके अनुसार जो संचार प्रणाली थी उसमें प्रत्येक 1.5 मील पर एक चौकी का निर्माण किया गया था शासकों द्वारा, इसे दावा कहा गया है, और अश्व डाक व्यवस्था भी अपनाई गई थी। इसे उलुक कहा जाता है। उन धावकों को, उन अश्व डाक व्यवस्था चलाने वाले लोगों को उलुक कहा जाता है। इसके अलावा पैदल संचालन भी किया जाता था, और लोग घंटियां बंधे छड़ के साथ चलते थे और अपने आगे संदेशवाहकों को वो संदेश पहुंचाया करते थे। एक से दूसरे को हस्तांतरित करते चले जाते थे, और वो बहुत तेज़ी से वो संदेश आगे बढ़ता चला जाता था। हालांकि ये प्रणाली जो है वो चंगेज़ खान की हरकारा पद्धति की याद दिलाती है हमें। तो इस अनुसार संचार प्रणाली को सर्वश्रेष्ठ कहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्त्रियों के, दासियों की, श्रमिकों के बारे में इन्होंने क्या कहा, तो हम जानते हैं अगर हम स्त्रियों की बात करें, किसी भी यात्री द्वारा जब किताब लिखी जाती है तो स्त्रियों का विवरण कम लिखा जाता है, कम प्राप्त होता है, क्योंकि हर सभ्यता में, हर संस्कृति में स्त्रियों की दशा लगभग एक समान होती है। बड़ी दयनीय स्थिति होती है। दास की अगर हम बात करें तो बाज़ारों में खरीदे और बेचे जाते थे उस समय दास। इसके अलावा दासियां सुल्तानों के सेवक के रूप में होते थे। इनका कार्य सेवा करना और मनोरंजन करना भी होता था। इसके अलावा ये कुलीन वर्गों पर, बड़े वर्गों पर भी नज़र रखती थी, ताकि उनके खबर को राजा तक पहुंचाया जा सके और राजा जो है कुलीन वर्ग पर अपना प्रभुत्व कायम रख सके। घरेलू श्रम, कृषि में भी महिलाओं का सहयोग बहुत ही ज़्यादा होता था। इसके अलावा स्त्रियों की अगर हम सामाजिक तुलना करें तो सांस्कृतिक तुलना के आधार पर जो है सामाजिक स्थिति बताई गई है स्त्रियों की। सती प्रथा के बारे में भी चर्चा की गई है। इब्न बतूता के बारे में उन्होंने कहा है कि पति की मृत्यु के बाद महिलाओं को अपना शरीर त्यागना होता था। ये एक बड़ी विडंबना के रूप में उन्होंने बताया है, एक बहुत ही दुखद घटना के रूप में उन्होंने बताया है, जो उन्होंने अपने आंखों से देखा था एक 16 साल के बच्ची का, कि उसके पति की मृत्यु के बाद उसे किस प्रकार से आत्मदाह करना पड़ा। इसके अलावा जो परिवार व्यापारिक गतिविधि में संलग्न है, उन परिवारों की महिलाएं भी व्यापारिक गतिविधियों में संलग्न थी। तो इस प्रकार से इब्न बतूता का जो कंटेंट है, जितने भी कंटेंट्स हैं, वो ख़त्म होता है। अब हम जानेंगे जो हमारे तीसरे यात्री हैं फ्रांसवा बर्नियर, इनके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं फ्रांसवा बर्नियर के बारे में। आइए बात करते हैं इस अध्याय में जो हमारे तीसरे यात्री हैं फ्रांसवा बर्नियर, इनके बारे में। हम जानते हैं कि 1500 ईस्वी में यूरोपीय लोग भारत आने लगे, और यहाँ आने के बाद उन्होंने भारतीय ग्रंथों का अनुवाद यूरोपीय भाषा में किया। 1600 ईस्वी में जियों बैप्टिस्ट टैवर्नियर, फ्रांस के थे ये, और इनका पूरा नाम है जियों बैप्टिस्ट टैवर्नियर, वो भारत आए और भारतीय साम्राज्य की तुलना इन्होंने यूरोपीय ऑटोमन साम्राज्य से की। फ्रांसवा बर्नियर की बात करें तो ये पेशे से चिकित्सक भी थे, दार्शनिक भी थे, इतिहासकार भी थे। हालांकि इनका मूल पेशा जो था वो यात्री का ही था। 1560 में दारा सिको, जो हम कह सकते हैं कि शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा सिको, इनके यहाँ ये चिकित्सक के रूप में कार्यरत थे। बाद में इन्हें पहचान मिली एक बुद्धिजीवी के रूप में और एक वैज्ञानिक के रूप में।
अब हम जानेंगे कि फ्रांसवा बर्नियर ने इस लेसन में कौन कौन सी बातें कही हैं, भारतीय संस्कृति को लेकर क्या क्या तुलना किया है। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फ्रांसवा बर्नियर के जितने भी कंटेंट्स हैं उनके बारे में। जानते हैं फ्रांसवा बर्नियर से जुड़े हुए जो टॉपिक्स हैं आपके, उसमें सबसे पहला टॉपिक है पूर्व और पश्चिम की तुलना। बर्नियर का जो लेख है वो यात्रा अनुभव है, अर्थात बर्नियर ने या फ्रांसवा बर्नियर ने जो भारत की यात्रा की, उस यात्रा से अनुभव होकर उन्होंने अपने सारे लेख लिखे हैं और अपने सारे लेख को उन्होंने समर्पित किया अपने शासक लुई 14वें को। इनका लेख पत्रों के रूप में है, जो एक बहुत ही उत्कृष्ट माना जाता है। पत्रों के रूप में उन्होंने अपने शासक को लिखा। इन्होंने भारत और यूरोप की तुलना की, लेकिन व्यंग्यात्मक की है, अर्थात उन्होंने व्यंग रूप से, उन्होंने हंसी मजाकिया रूप में उन्होंने भारतीय संस्कृति की तुलना की है अपनी संस्कृति के साथ और कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को भारतीय संस्कृति से हमेशा बेहतर बताया है। इनके अगर प्रमुख कृति की बात करें तो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर इनके द्वारा लिखित एक लेख है, एक किताब है जो इन्होंने अपने यात्रा के दौरान, भारतीय यात्रा के दौरान जो है लिखा था, अर्थात मुगल शासक के दौरान जब वो यहाँ आए थे तो उन्होंने यहाँ के सामाजिक, यहाँ के सांस्कृतिक दशा का वर्णन इसमें किया गया है। इसके अलावा शासन व्यवस्था का भी वर्णन इस किताब के तहत इन्होंने किया है। भारतीय संस्कृति की बात करें तो हमेशा यूरोपीय संस्कृति से निम्न बताया इन्होंने। इनके अनुसार भारत में बहुत ही ज़्यादा गरीबी है, गंदगी है, यहाँ की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था बहुत ही कमज़ोर थी और यहाँ का शासन व्यवस्था भी यूरोप के तुलना में बहुत ही कमज़ोर कहा है इन्होंने। इसके अलावा अगर हम बात करें, इन्होंने भूमि स्वामित्व पर भी प्रश्न उठाए हैं। इनका कहना है कि भारत और यूरोप में सबसे पहला जो अंतर है वो भूमि स्वामित्व के कारण है। यूरोप में भूमि पर स्वामित्व वहाँ के निजी लोगों का भी है, लेकिन यहाँ की अगर हम बात करें, भारतीय संस्कृति की बात करें तो भारत में यहाँ के भूमि पर सिर्फ और सिर्फ शासक का नियंत्रण होता है। परिणाम ये है कि वर्गवाद को बढ़ावा मिला, अर्थात शासक जब नियंत्रण रखेगा भूमि पर तो वो कहीं ना कहीं जमींदारी प्रथा को प्रेरित करेगा। इसकी वजह से वर्ग में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग जैसी चीज़ें उत्पन्न होंगी। उनके ज़मीन पर कोई ना कोई खेती करेंगे, कृषक खेती करेंगे और वो निम्न वर्ग के कहलाएंगे, तो वर्गवाद जैसी चीज़ें शुरू हुई। इसके अलावा संपत्ति का स्थानांतरण यहाँ पर नहीं था या हस्तांतरण नहीं था। हम अपनी संपत्ति किसी और को नहीं दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ शासक की ही संपत्ति होगी। बर्नियर का कथन है कि भारतीय समाज दरिद्रों का समाज है, अर्थात गरीबों का समाज है। इसके अलावा यहाँ का शासक बहुत ही क्रूर समझा जाता है, निरंकुश समझा जाता है। इसके अलावा राजस्व इकट्ठा करने के लिए वो भूमि पर ही आश्रित है। भूमि से रिलेटेड जितने भी टैक्सेस हैं, जितने भी कर हैं, उनकी वसूली करके वो अपने राजस्व को बढ़ाते थे। यहाँ का शासक निरंकुश है, संसाधनों का समान वितरण नहीं है, जिसकी वजह से लोगों तक संसाधन नहीं पहुँच पाता समान रूप से और वो कहीं ना कहीं वर्गवाद को बढ़ावा देता है। इसके अलावा ग्रामीण समाज पर राजकीय नियंत्रण है और यहाँ का शासकीय नियम यूरोप से बहुत ही ज़्यादा निम्न है। संपूर्ण गांव पर राजाओं का नियंत्रण है। यहाँ का जो व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, वो यूरोपीय प्रशासनिक व्यवस्था से बहुत ही निम्न है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक जटिल सामाजिक सच्चाई को भी इन्होंने प्रस्तुत किया है। मुगल राज्य की बात करें, जब वो यहाँ पर आए थे तो उनका कहना था कि भारत में जो कृषि होती है उसके बदले में बाहर से सोने और चांदी का आयात किया जाता है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर व्यापारिक गतिविधि थी। एशियाई, यूरोपीय, अफ्रीकी व्यापारियों के साथ इनका संबंध था। 17वीं शताब्दी में लगभग देश का 15% भाग नगर में निवास करता था। गांव, नगर और जो प्रशासनिक जो स्थान था उसके अलावा ये तो 15% भाग जो है वो नगर था। इसके अलावा शिविर नगर भी लगाए जाते थे। अब शिविर नगर क्या है, ये 1-2 नंबर के क्वेश्चन में आता है। ऐसा होता था कि जैसे जब राजा कहीं की यात्रा करते थे और किसी गांव पहुंचते थे तो वहां पर वो अपने लिए एक निवास स्थान का निर्माण करते थे। जब तक वो वहाँ रहते थे तब तक गांव के या उस स्थान के आसपास के गांव वाले वहीं पर इकट्ठा होते थे, उत्सव मनाते थे अपने राजा के लिए, चहल पहल बनी रहती थी। तो राजा के आने से ये नगर
शुरू होता था और राजा के चले जाने के बाद ये नगर खत्म हो जाता था। तो शिविर नगर इसे कहा गया है। मैंने यहाँ पे लिखा है कुछ समय के लिए बसाए गए नगर। नगरों में अगर हम भिन्नता की बात करें तो यहाँ पर उत्पादन केंद्र, व्यापारिक नगर भी हैं, बंदरगाह भी हैं, धार्मिक नगर भी हैं, तीर्थ स्थान भी है। तो नगरों को अलग अलग हम कह सकते हैं कि भागों में बांटा गया है। इसके अलावा महाजनों और सेठों के सामाजिक संबंध भी होते थे, विवाह के द्वारा सामाजिक संबंध ये अपनाते थे। अगर हम बात करें फ्रांसवा बर्नियर की, तो इनके अनुसार राजा ही संपूर्ण सब कुछ होता था, सर्वे सर्वा होता था यहाँ के जगहों का, यहाँ के संपूर्ण स्थान का। लेकिन राजा के अलावा बहुत सारे यहाँ पर और किसान और अलग वर्ग के अलग जाति समूह के अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे व्यावसायिक वर्गों का भी निवास स्थान था भारत में, जैसे हकीम जिन्हें हम वैद्य कहते हैं, अध्यापक, पंडित, अधिवक्ता, वकील जिन्हें हम कहते हैं, संगीतकार, चित्रकार, सुलेखक जो लिखते हैं, किताब लिखते हैं। तो ऐसे भी व्यावसायिक वर्गों का यहाँ पर निवास स्थान था। और अगर हम समाज की बात करें तो समाज इन्हीं व्यावसायिक वर्गों, कृषकों, शासकों और जो है निम्न कोटि के लोगों के द्वारा बना हुआ था। यही वास्तविक रूप से एक सच्चाई है यहाँ के समाज की। तो इस प्रकार से फ्रांसवा बर्नियर ने एक सामाजिक सच्चाई को प्रस्तुत किया। ये लेसन आपका इसी के साथ कंप्लीट होता है। अगर आपको ये लेसन पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, इसे सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ कमी हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं उसे सुधार सकूं। तो इसके साथ ही आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू।